हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 प्राथमिक स्तर के पेपर में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्नों की सीरीज है दोस्तों। सीटेट 2019 का जो पेपर दिसंबर माह में हुआ है, उस पेपर से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन दिया है जन्म से जन्म पूर्व अवधि, पहला ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि। दूसरा ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था और चौथा ऑप्शन दिया है किशोरावस्था। तो दोस्तों, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी मानी जाती है, तो आप लोग सभी जानते होंगे, बाल मनोविज्ञान आप सब लोग पढ़ के आए हैं। जो ये प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, वो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील और सर्वाधिक अच्छी अवधि मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। लॉरेंस कोहलबर्ग की अनुसार कौन सी नैतिक अवस्था है, पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया है प्रसुप्ति अवस्था, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तीसरा ऑप्शन दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा ऑप्शन दिया है उद्योग बनाम आधीनता अवस्था। तो दोस्तों, आपको मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से वो 3 स्तर थे? पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत इन्होंने 2 स्टेजेस बताई थी और उत्तर परंपरागत के स्तर के अंतर्गत भी इन्होंने 2 स्टेज बताई और परंपरागत स्तर के भी अंतर्गत इन्होंने 2 स्टेज बताई। तो दोस्तों, वहाँ पे मैंने लॉरेंस कोहलबर्ग को डिटेल में पढ़ाया है। आप लोगों ने अगर लॉरेंस कोहलबर्ग को ना पढ़ा हो तो वो वीडियो आप लोग जाकर वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोहलबर्ग के अनुसार लॉरेंस कोहलबर्ग की कौन सी नैतिक अवस्था है, नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो आप सभी जानते होंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था है। बाकी ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दी है, आप सभी जानते होंगे, ये जीन पियाजे की है। और बाकी ये प्रसुप्ति अवस्था और उद्योग बनाम अधीनता, ये भी कोई मनोवैज्ञानिक की है। तो आप लोग लॉरेंस कोहलबर्ग का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। दोस्तों, जेंडर रूढ़िबद्धता से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर बनना है। आप लोग अच्छे से याद रखिए ये चीज़। तो जेंडर रूढ़िबद्धता टॉपिक, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, इनको आप जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। बाल मनोविज्ञान में आप लोगों के लिए ये थिंकर और ये चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से जरूर हल करके जाइए। तो क्वेश्चन क्या है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया है जेंडर पक्षपात, दूसरा है जेंडर पहचान, तीसरा है जेंडर संबद्धता, चौथा है जेंडर समरूपता। तो दोस्तों, इसमें आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी, ए, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जेंडर पक्षपात। वो शिक्षक क्या करता है, लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जेंडर रूढ़िबद्धता या जेंडर पक्षपात कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। ध्यान देना, एक और जेंडर रूढ़िबद्धता से क्वेश्चन।
पहला ऑप्शन दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, दूसरा ऑप्शन दिया है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, अगला ऑप्शन है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, अगला ऑप्शन है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो दोस्तों, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता को कम करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रभावशाली होगी, तो आप सभी जानते होंगे ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यह विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। मतलब क्वेश्चन क्या पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक वाली बात यहाँ पे आ रही है। मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा गया है। आप सभी जानते होंगे, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या नाम था? लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा है? तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोस्की। अगर यहीं पे संज्ञानात्मक विकास की बात होती तो वहां पे जीन पियाजे आपका राइट आंसर होता, और अगर नैतिक विकास की बात होती तो वहां पे लॉरेंस कोहलबर्ग आपका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक वाली बात है, आप लोग चीजों को पकड़ना सीखिए। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोस्की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ध्यान से दोस्तों देखना। जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बात करती है। ध्यान देना, एक एक टॉपिक पे, एक एक लाइन पे, एक एक चीज पे बहुत अच्छे से दोस्तों ध्यान रखना। आप सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से हल कर पाएंगे, क्योंकि पेपर सीटेट का कठिन नहीं होता है। बस उसकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए आपने बहुत अच्छे नंबरों से सीटेट क्वालिफाई करेंगे। ध्यान देना, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से बात करती है। क्या बात करती है? वो आगे चीज लिखी है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की ने किस तरह संबोधित किया है? पूरी ये सारी पूरी कहानी लिखी है, इसमें आपको नहीं ज़्यादा उलझना है। आपको केवल कौन सी चीज़ ध्यान देनी है कि जो नजमा है वो स्वयं से बात करती है, और जो वो स्वयं से बात करती है इसको वाइगोस्की ने किस प्रकार संबोधित किया। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है व्यक्तिगत वार्ता, दूसरा ऑप्शन दिया है जोर से बोलना, तीसरा है पाठ या ढांचा, चौथा है आत्मकेंद्रित वार्ता। तो दोस्तों, मैंने वाइगोस्की पढ़ाते टाइम इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताया है कि जब बच्चा स्वयं में बात करे, जब बच्चा स्वयं में बात करेगा तो उसको वाइगोस्की ने क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच, उसको वाइगोस्की ने क्या बोला है? प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि आप लोग वहाँ पे इंग्लिश वाला ऑप्शन जरूर देख लेना। तो ये देखिए, यहाँ पे व्यक्तिगत वार्ता, शायद आप कंफ्यूज हों, लेकिन ये दिखा है पहले ऑप्शन में प्राइवेट स्पीच। तो वाइगोस्की के अनुसार नजमा जो स्वयं में बात कर रही है उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे प्राइवेट स्पीच। तो यहाँ पे प्राइवेट स्पीच ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ व्यक्तिगत वार्ता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन है प्रबलन, दूसरा ऑप्शन दिया है अनुबंधन, तीसरा है मॉडलिंग और चौथा है पाठ या ढांचा। तो दोस्तों, ये चीज भी मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ाई थी, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 पाठ या ढांचा। कैसे होगा? अब ये चीज आप समझिए। जीन पियाजे पढ़ाते टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब वयस्क बच्चों को सीखने में सहयोग प्रदान करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। ये चीज़ जो ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का ही हिंदी में नाम है पाढ़ या ढांचा या मचान, कुछ भी कह लें, लेकिन आप लोग यहाँ पे स्कैफोल्डिंग इंग्लिश में याद रखना, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे था बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ये जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है, और जीन पियाजे जी ने ही ये बोला है कि बच्चे को अगर सहायता या सहयोग प्रदान किया जाता है तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? उस चीज़ को स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका स्कैफोल्डिंग या पाढ़ या ढांचा या मचान, ये चीज़ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन सा जीन पियाजे के अनुसार विशेषित करता है, पूछा गया है क्वेश्चन। देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, कामा साध्यात्मक विचार। अगला दिया है संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला ऑप्शन दिया है आस्थिगत अनुकरण या पदार्थ सावित्य। अगला ऑप्शन दिया है प्रतीकात्मक खेल, कामा विचारों का अनुत्क्रीमणीयता। ये दिया है, थोड़ी सी टफ हिंदी है दोस्तों। तो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित कौन सा ऑप्शन कर रहा है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, इसमें कंजर्वेशन या संरक्षण या कक्षा समावेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? पियाजे की कौन सी संरचना है, ये चीज आप लोगों को बतानी है। तो पहला ऑप्शन दिया है स्कीमा, दूसरा है अवलोकन अधिगम, तीसरा ऑप्शन दिया है अनुबंधन, चौथा है प्रबलन। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है, तो आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। जीन पियाजे के अनुसार पियाजे की कौन सी संरचना है? तो जीन पियाजे जी ने इन तीनों के बारे में कुछ नहीं बताया है। जीन पियाजे जी की संरचना कौन होगी? ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन नंबर ए स्कीमा, स्कीम्स, आत्मसातकरण, ये सारी जीन पियाजे जी की संरचनाएं हैं, या विकेंद्रण, ये सारी चीजें जीन पियाजे जी की संरचनाओं में आती हैं। तो यहाँ पे ये तीनों से आपको कोई मतलब नहीं है। जीन पियाजे की ये स्कीमा दिया है, ये जीन पियाजे की थ्योरी से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 9 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। अगला ऑप्शन दिया है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला ऑप्शन दिया है विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना। अगला ऑप्शन दिया है रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो ये वाली चीज तो ऐसे ही गलत हो जाएगी कि आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण वाली तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। जब एक टीचर के रूप में आप बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों के बारे में समझ जाएंगे तो उसके शिक्षा का विकास बेहतर तरीके से हो पाएगा। और आप सभी जानते होंगे एक टीचर को क्या चाहिए कि एक बच्चे का विकास ना हो, बच्चे का सभी बच्चों का विकास हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। यही एक टीचर का ध्येय होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? बुद्धि के बारे में कौन सी चीज सही है, ये आप लोगों को बतानी है। पहला ऑप्शन दिया है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। तो यहाँ पे जन्म के समय ही निर्धारित होती है, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ये निपात लग गया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था जहाँ जहाँ पे निपात जैसे लग जाए वो वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं होगा, जैसे भी, ही या केवल, ये वाली बातें आपकी बिल्कुल गलत हो जाएंगी। अगला क्या बुद्धि के संदर्भ में दिया है, देखेंगे, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। अगला क्या दिया है, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। आगे देखते हैं अगला क्या दिया है, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो दोस्तों बुद्धि के बारे में कौन सी चीज सही है? ऑप्शन नंबर आप 4 देख रहे हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत के इन्होंने अंतर्गत अनेक प्रकार की बुद्धियां बताई हैं। तो यहाँ पे ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ये वाली बात आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 बुद्धि के बारे में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? देखेंगे, पहला है सृजनात्मक विचारक, अगला है अभिसारिक विचारक, अगला ऑप्शन दिया है अनम्य विचारक, अगला है आत्मकेंद्रित विचारक। तो दोस्तों रूही जो है वो हमेशा
एक चीज के अनेक समाधानों के बारे में सोचती है तो वह किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में वो लड़की जो रूही है वो कैसी है? वो क्रिएटिविटी लड़की है, क्रिएटिव लड़की है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिएटिव या सृजनात्मक विचारक वाली वो है, इसीलिए वो अनेक प्रकार के समाधान ढूंढ लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह के से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, आप सभी जानते होंगे। अगला ऑप्शन दिया है एक स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए, ये वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी। अगला ऑप्शन दिया है इन विद्यार्थियों से उनकी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें आपकी ये वाली बात भी गलत हो जाएगी कि उनकी अपेक्षाओं को कम कर देना चाहिए। चौथा ऑप्शन आप लोग देखिए, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो आप सभी जानते होंगे, उम्मीद करता हूं आप लोग जान गए होंगे कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं होता है। आप अगर उसके पेडागॉजी सेक्शन को और आपने फैक्ट मजबूत कर रखा है तो आप लोग बहुत ईजिली तरीके से पेपर को पास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को, आगे ऑप्शन देखेंगे, तैयार नहीं करना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला है कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। अगला है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, हो सकता है ऐसा आगे, लेकिन चौथा ऑप्शन देखेंगे तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, ये वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पूछा गया है। पहला ऑप्शन है न्यून अवधारणा विकार, अगला ऑप्शन दिया है अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, अगला है धारा प्रवाह पढ़ने में अक्षमता, अगला है एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपका राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैकल्प बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है? प्राथमिक लक्षण उनमें क्या होता है जो धारा प्रवाह पढ़ने में वो अक्षम होते हैं, तो ये चीज है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि आरटीई 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? देखेंगे, पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, अगला है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अगला ऑप्शन दिया है अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप, अगला ऑप्शन दिया है मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करके अशक्त बच्चों की मुख्य धारा में शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप। ये आपका आरटीई 2009 की अवधारणा थी। क्या अवधारणा थी? अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप। ये आरटीई या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में ये अवधारणा थी, आप लोग ध्यान रखना। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। क्वेश्चन क्या है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, पहला ऑप्शन दिया है यंत्रवत याद करने पर आधारित होता है, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 17 में। अगला ऑप्शन दिया है प्रबलन पर केंद्रित है, अगला ऑप्शन है अनुबंधन द्वारा आयोजित है, अगला है
अवबोधक की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 अवबोधक की प्रक्रिया पर केंद्रित है। जो संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से किस पे केंद्रित होता है, तो वो अवबोधक की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगला ऑप्शन क्या दिया है? बच्चों को दंडित करना चाहिए, ये वाली बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी, आप सभी जानते हैं। अगला क्या है? बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, बार बार याद करने वाली ये बात आ रही, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिए बच्चों को इन सिद्धांतों की चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 18 में आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पहला ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना चाहिए, केवल वाली बात आ गई तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना। अगला ऑप्शन दिया है यंत्रवत याद करना, ये वाली बात भी याद करने वाली गलत हो जाएगी। अगला है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गित करना, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभव को जहां पे प्रमुखता वाली बात आएगी वो वाली बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खाली स्थान हैं। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं? देखेंगे, पूर्णतः अलग हैं या स्वतंत्र हैं या सन्निहित हैं या संबंधित नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्निहित। ऑप्शन नंबर 3, संवेग और संज्ञान जो होते हैं वो एक दूसरे से सन्निहित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, कुछ भी कह लें। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन दिया है अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अगला ऑप्शन दिया है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अगला ऑप्शन दिया है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे पुनरुत्त स्मरण और करने वाली प्रक्रिया, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी और याद करने वाली बात भी गलत हो जाएगी। अधिगम आवृत्ति और व्यवहारों वाली बात भी गलत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है? पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन दिया है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला ऑप्शन दिया है यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। अगला ऑप्शन दिया है यह अवधारणाओं की समझ अभाव को पैदा करता है। अगला ऑप्शन दिया है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 22 में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए उन्हें लगातार पुरस्कार एवं दंड प्रयोग करने का क्या प्रभाव पड़ता है? पहला देखेंगे, पहला ऑप्शन है बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। अगला ऑप्शन दिया है आंतरिक अभिप्रेरणा कम होती है। अगला ऑप्शन दिया है यह बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला ऑप्शन दिया है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा
कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 अधिगम। जब बच्चों को लगातार पुरस्कार और दंड देने वाली बात आ जाएगी, जब लगातार पुरस्कार और दंड, ऐसा नहीं पुरस्कार दंड देना नहीं चाहिए, पुरस्कार और दंड देना चाहिए बच्चों को, लेकिन लगातार वाली बात आ जाएगी कि नियमित तरीके से उन्हें पुरस्कार एवं दंड दिया जाएगा, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी अगर आप उसे लगातार दंड और पुरस्कार वितरित कर रहे हैं या दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये थोड़ा सा, इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला इसमें दिया है शारीरिक दंड, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, अगला है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, अगला है निरंतर तुल्यात्मक मूल्यांकन। तो कौन से इन चार में है जो अधिगम को बढ़ावा देती हैं, सार्थक बढ़ावा देती हैं, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2 और 3, यानी कि ये सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये दो चीजें जो होती हैं ये अधिगम को बढ़ावा देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे 2 और 3 ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? क्वेश्चन क्या है? शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया है एक व्याख्यान दे करके, अगला है प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, अगला है बार बार यांत्रिक अभ्यासों के द्वारा, अगला है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो क्वेश्चन नंबर 25 में आपका बहुत सटीक और राइट ऑप्शन आप सभी जानते होंगे कौन सा होगा? अन्वेषण, यानी कि खोज एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराने। अवसर उपलब्ध कराने वाली बात जहां पे आएगी वो बात आपकी सार्वभौमिक सत्य होगी। तो यहाँ पे अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे, तो ये वाली बात आपकी क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, देखेंगे, पहला है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। अगला ऑप्शन दिया है आपका, तो प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देने वाली बात तो यहाँ पे नहीं सही होनी चाहिए, गलत हो जाएगी। अगला ऑप्शन दिया है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल का महत्व देकर, तो यहाँ केवल वाली इंडिविजुअल वाली बात आएगी, तो ये भी गलत हो जाएगी। अगला ऑप्शन दिया है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, ये वाली बात भी गलत हो जाएगी। आप ऑप्शन नंबर 4 देखिए, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये वाली बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र से घटित होता है? निम्नलिखित किस अवधि में जो होता है जो शारीरिक विकास एवं वृद्धि सबसे तीव्र होता है, ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन दिया है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अगला ऑप्शन दिया है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, अगला ऑप्शन दिया है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, अगला ऑप्शन दिया है किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो दोस्तों किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो होता है वो तीव्र से यानी कि तेजी से घटित होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो विकास होता है, ये शारीरिक विकास एवं वृद्धि ये सबसे तीव्र होती है शैशवावस्था, या शैशवावस्था कह ले या प्रारंभिक बाल्यावस्था कह ले, इस अवस्था में विकास सबसे तीव्र होता है, ये चीज आप लोग याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है बताना है, ध्यान देना। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है विकास जीवन पर्यंत होता है, अगला ऑप्शन दिया है विकास परिवृत्य होता है, अगला ऑप्शन दिया है विकास आनुवंशिकी एवं पर्यावरण दोनों पर द्वारा प्रभावित होता है, अगला ऑप्शन दिया है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं कर सकते। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, विकास सार्वभौमिक है
तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। नहीं ही आपको बताना है, निगेटिव वाली बात बतानी थी, ये वाला नहीं होगा। बाकी आपका जो विकास के सिद्धांत हैं ये चीज़ भी समझ लीजिए कौन कौन से हैं। विकास जीवन पर्यंत होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, विकास के सिद्धांत में आता है। और कौन सा होगा, विकास परिवृत्य होता है, ये वाली बात भी सही होगी। विकास आनुवंशिक और पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये वाली बात भी आपकी बिल्कुल सही होगी। लेकिन कौन सा नहीं, क्वेश्चन में भी नहीं पूछा था, तो कौन सा नहीं होगा, ये वाला होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण होता है। वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकीय संकेत पद्धति या कोण पद्धति को बोलते हैं। अगला है जन्मजात विशेषताएं, अगला है पर्यावरणीय प्रभाव, अगला है आनुवंशिकीय तथा पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी जानते होंगे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। जो आनुवंशिक तथा पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है वही वैयक्तिक भिन्नता का मेन प्राथमिक कारण होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। आप लोग इसको टिक कर लीजिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है और सीडीपी का अंतिम क्वेश्चन है, सीटेट दिसंबर 2019 का के पेपर का। क्या क्वेश्चन है देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण नहीं है। यहां से भी आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनेगा, तो कौन सा उदाहरण नहीं है आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है परिवार एवं पास पड़ोस, दूसरा ऑप्शन दिया है परिवार एवं मीडिया, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्यालय एवं मीडिया, चौथा ऑप्शन दिया है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा गया है। द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण पूछा गया है, तो द्वितीयक में कौन सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है विद्यालय में मीडिया होता है, ये द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण होता है। और प्राथमिक की बात आए तो परिवार एवं पास पड़ोस ये प्राथमिक एजेंसी होती है। और द्वितीयक की बात आए तो द्वितीयक कौन सी होती है, विद्यालय में मीडिया, ये आपकी द्वितीयक एजेंसी होती है, सामाजिकरण एजेंसी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अधिक से अधिक प्रश्नों के सही जवाब दिए होंगे और आप लोगों ने अपना अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।